हेलो एवरीवन, वेलकम टू देसी क्रिप्टो ड्रॉप्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि क्रिप्टो क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन काम कैसे करता है और बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है क्रिप्टो स्टार्ट करने के लिए, और वेब3 का मतलब क्या होता है, और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्रिप्टो में पैसे कैसे कमाते हैं लोग। तो इन सारी फंडामेंटल बातों को हम लोग बिल्कुल फंडामेंटली सारी चीजों को सीखेंगे, समझेंगे। अगर आप क्रिप्टो में बिल्कुल नया है, आपको कुछ भी नहीं पता है, या फिर आपको जिज्ञासा है कि क्रिप्टो क्या होता है, इन सारी चीजों को समझने की, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से इस वीडियो में सब कुछ समझने का कोशिश करेंगे। और आगे वाले लेसन्स में जो नेक्स्ट लेसन होगा उसमें हम लोग प्रैक्टिकली सब कुछ करेंगे कि कैसे हम लोग कोई भी टोकन्स बाय करते हैं, सेल करते हैं, कि कोई भी एनएफटी को बाय कैसे करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन्स क्या हैं, डिफरेंट एयर ड्रॉप कैसे फार्मिंग करते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग आने वाले लेसन्स में कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि जब भी क्रिप्टो माइंड में आता है तो लोग सोचते हैं कि बिटकॉइन। तो बिटकॉइन बेसिकली एक ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसपे डिफरेंट डिफरेंट टोकन्स भी इंप्लीमेंट हो सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास ब्लॉकचेन है तो आप बिटकॉइन ब्लॉकचेन का या बिटकॉइन का कोई अपना टोकन है तो वो आपस में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। उसकी एक वैल्यू है अभी आप, तो आप उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ये एक एज अ पेमेंट ऑप्शन भी यूज हो सकता है, बट ये स्केलेबल नहीं है। इसको ट्रांजेक्शन एक्सिक्यूट होने में 5 मिनट, 10 मिनट और इवन ज्यादा भी टाइम लग जाता है। तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन्स और डिफरेंट डिफरेंट क्रिप्टो टोकन्स बने हैं मार्केट में, जैसे कि इथेरियम है, कॉस्मोस है, ये बीएनबी चेन है, ये टोन है, ये पॉलीगॉन है, ये सोलाना है, ये पोल्काडॉट है, ये एवेक्स है। सारे के सारे ब्लॉकचेन्स हैं और मार्केट में काफी अच्छा धूम मचा रहे हैं। आप बोल सकते हो कि बिटकॉइन के बाद इथेरियम ब्लॉकचेन जो है वो सबसे ज्यादा मार्केट में यूज होता है और काफी स्केलेबल है। इसमें बहुत सारे ब्लॉकचेन के टोकन इथेरियम ब्लॉकचेन पे बने हुए हैं बेसिकली। तो हम लोग ये सारी चीजों को आगे डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये कोई भी वीडियो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सारा का सारा एजुकेशनल है। आपको जो भी कोई भी डिसीजन आप बनाते हो उसके लिए प्रॉपर आप पहले ड्यू डिलिजेंस कर लो, तभी आप कोई भी चीज को सजेशंस को लो। ये बेसिकली सारा एजुकेशन पर्पस से है, कोई भी मैं फाइनेंशियल एडवाइजर आपके लिए नहीं हूं। तो चलिए वीडियो को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है। तो ब्लॉकचेन बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर मींस एक आप बोल सकते हो कि एक लंबा बही खाता है और अकाउंट है जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्टोर हो रही है, डिजिटली जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसके। तो हम लोग जैसे कि बात करते हैं सेंट्रलाइज्ड में और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में एक बेसिक डिफरेंस क्या है। नॉर्मल अगर बैंक है तो बैंक में अगर कोई बंदा, बैंक के थ्रू हम लोग एक ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कोई भी यूपीआई पेमेंट करते हैं या नॉर्मल पेमेंट करते हैं, तो एक बंदे से दूसरे बंदे के पास जो पेमेंट ट्रांसफर होता है वो हम लोग को लगता है कि हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफर किए, लेकिन वो डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता है। बीच में एक मीडिएटर होता है बैंक, जिसके थ्रू हम लोग सारे ट्रांजेक्शन कर पाते हैं और उसको सेटल होने में 24 आवर्स टू 7 डेज तक भी टाइम लग जाता है। अगर हम लोग बात करें वही डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में, तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में कोई भी एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होती है। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। और इसका जो भी रिकॉर्ड होता है, इसका जो भी डेटा होता है वो ब्लॉकचेन में कहीं पर स्टोर होता है। वो एक्सप्लोरर पे हम लोग वो सारी चीजें चेक भी कर सकते हैं कि कहाँ पे वो डेटा स्टोर हो रहा है। तो हम लोग आगे नेक्स्ट समझते हैं कि ब्लॉकचेन मैकेनिज्म कैसे काम करता है। जैसा कि हम लोगों ने ब्लॉकचेन का मतलब समझ में आ रहा है, ब्लॉकचेन 2 वर्ड से बना है, ब्लॉक और चेन। अगर हम लोग ब्लॉक का बात करते हैं तो इस जो फर्स्ट ब्लॉक, कभी भी कोई ब्लॉकचेन स्टार्ट होता है तो वो बेसिकली जो पहला ब्लॉक जनरेट होता है जिसमें डेटा सारा स्टोर होता है उसको हम लोग बोलते हैं जेनेसिस ब्लॉक। अगर ये ब्लॉक फिल हो जाता है उसके बाद एक ऑटोमेटिक न्यू ब्लॉक जनरेटर हो जाता है, और आपस में जो फर्स्ट ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक है, उसके बाद जो ये ब्लॉक फिल हो गया सेकंड ब्लॉक, तो थर्ड ब्लॉक जो जनरेट होगा वो आपस में सारे कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। ठीक है, अब ये ब्लॉकचेन जब है तो इसका जो भी डेटा है वो ट्रांसपेरेंट डेटा है, वो सारा डेटा अवेलेबल है एक ब्लॉक एक्सप्लोरर पे, जहां पे कोई नॉर्मल यूजर है या कोई भी यूजर है, ये पब्लिक है, कोई भी डेटा को चेक कर सकता है कि उसमें कितने अमाउंट का ट्रांसफर हुआ, कौन कितना अमाउंट होल्ड कर रहा है, ये सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए ये डेटा आप बोल सकते हो कि डेटा काफी ट्रांसपेरेंट है, ट्रेसेबल है सारी यूजर्स के लिए। अगर हम लोग बात करते हैं कि ब्लॉकचेन ज्यादा सिक्योर भी है, ज्यादा सिक्योर क्यों है, अगर इसमें कोई चेंजेस करना है ब्लॉकचेन में, तो ब्लॉकचेन में ऐसे ही नॉर्मल कोई भी चेंजेस तो हो नहीं सकते, बिकॉज वो तो पब्लिक है, सब लोगों के पास डेटा ऑलरेडी पता है, उसको चेंज करना काफी मुश्किल है। इसके अलावा अगर कुछ अपग्रेड करना है उस ब्लॉकचेन में, तो ब्लॉकचेन में अपग्रेड करने के लिए एक डाओ मैकेनिज्म होता है। अब डाओ मैकेनिज्म जो होती है वो ऐसे काम करता है कि अगर 50% से लोग ज्यादा अगर फेवर में वोट करते हैं तो वो डेटा जो भी वो इम्प्लीमेंट होने वाला था, वो जो भी जिस चीज के लिए वो वोटिंग था वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर 50% से कम वोटिंग मिलता है तो वो बेसिकली रिजेक्ट हो जाएगा। ये एक डाओ गवर्नेंस जिसको बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, जिसमें कि जितने भी लोग हैं, स्टेकर्स हैं, सबका हिस्सेदारी होता है। कोई एक पार्टिकुलर कोई बंदा अपना कोई भी डिसीजन इसमें नहीं बना सकता है। अगर हम लोग बात करें, अब हम लोग जैसे कि प्रोज और कॉन्स ब्लॉकचेन को समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का एक
ट्रू मीनिंग क्या है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जहां पर भी हम लोग मोबाइल नंबर, ईमेल या अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ, जैसे कि बैंक है, जैसे कि हम लोगों ने डेबिट अकाउंट किसी के थ्रू खुलवाया है, या कोई ऐप है जिसमें हम लोग मतलब मोबाइल नंबर डालते हैं या आधार आधार नंबर डालते हैं, कुछ भी कोई भी अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन डालते हैं वहां पर, तो वो बेसिकली सेंट्रलाइज हो गया। अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन है जहां पे हम लोग कुछ भी नहीं डालते हैं और उसमें किसी वॉलेट के थ्रू या किसी ब्लॉकचेन या किसी वॉलेट के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लॉकचेन बेसिकली आप समझ सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन होते हैं, उसके थ्रू हम लोग कनेक्ट करके उसको हम लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं या डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ये एक बेसिक डिफरेंस है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। तो अगर हम लोग बात करें, अब हम लोग प्रोज और कॉन्स देख लेते हैं ब्लॉकचेन में क्या होता है। ब्लॉकचेन में अगर प्रोज हम लोग बात करें तो ये ऑनरशिप जो डेटा का होता है, कोई कि हम लोगों ने कोई भी डेटा किसी के साथ शेयर ही नहीं किया, जैसे कि नॉर्मल डिसेंट्रलाइजेशन में जो होता है, ब्लॉकचेन का मतलब ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइज में हम लोगों ने कोई डेटा ही किसी के साथ शेयर नहीं किया, तो जो भी डेटा है वो मेरा डेटा खुद का है, किसी के साथ शेयर नहीं होगा वो डेटा, राइट। ऑनरशिप हम लोग के डेटा का होता है। उसके अलावा सिक्योर और प्राइवेट हम लोगों ने बात करा। उसके बाद डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन होता है, तो कोई भी डेटा ब्रीच होने का चांस नहीं है। डायरेक्ट पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी मिडिल मैन नहीं होता है बीच में। 24/7 हम लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और बाकी ओपन सोर्स है, ट्रांसपेरेंट है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करा। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कॉन्स भी देख लेते हैं अगर प्रोस की बात कर रहे हैं। रेगुलेशन इशू है, क्रिप्टो में भी कोई भी रेगुलेशन कंफर्म रेगुलेशन नहीं है कि ये लीगल है, इलीगल है, क्या है। हर कंट्री का डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेशंस है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्रिप्टो ना ही लीगल है ना ही इलीगल है, ये न्यूट्रल गवर्नमेंट है अभी। तो बेसिकली ये रेगुलेशन का एक प्रॉब्लम है। इसके बाद ट्रांजेक्शन जो भी होते हैं ब्लॉकचेन्स में या क्रिप्टो में, वो नॉन रिवर्सेबल है। आपने किसी को एक बार में पेमेंट कर दिया तो वो पेमेंट उसके पास चला गया। आप किसी भी कीमत पे, आप जब तक उसका कंसेंट ना हो, ठीक है, आप तब तक उस ट्रांजेक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। वो भी कंसेंट अगर वो मान जाए कि हाँ बंदा चलो रिफंड कर देते हैं, अगर आपने जान लिया कि वो बंदा का ऑनर कौन है। अदरवाइज अगर आपने एक वॉलेट एड्रेस में किसी को पेमेंट भेजा, आपको तो पता ही नहीं है वो बंदा का ऑनर कौन है, राइट। अगर आपको कोई फ्रेंड है तब तो आपको पता है कि वो बंदा कौन है, आप सब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर हम लोग बात करते हैं, बैंक के थ्रू हम लोग कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, हम लोगों ने कोई ट्रांजेक्शन किया, वो गलती से ट्रांजेक्शन किसी और को पेमेंट चला गया, किसी रीजन से गलती हो गया हम लोगों से, तो हम लोग बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उस पेमेंट को या जो भी फंड था उसको थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक कर दे, वेरीफाई कर ले, उसके बाद उसको ट्रांसफर करे। हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। प्रोज और कॉन्स हम लोग देखते हैं सेंट्रलाइजेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वेब3 का मतलब क्या होता है। वेब3 बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जो भी बनते हैं, जैसे कि अगर हम लोग फेसबुक और गूगल के डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन यूज करते हैं मोबाइल्स में, राइट। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, या कोई भी और एप्लीकेशन, तो उसमें हम लोग ईमेल डालते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन डालते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन डालते हैं, राइट। उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट होता है। सेम अगर कोई भी ब्लॉकचेन पे अगर कोई भी एप्लीकेशन बना हुआ है जहां पे हम नॉर्मल वॉलेट कनेक्ट करके उस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं या वेबसाइट को यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। तो बेसिकली जितने भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वेब3। वेब3 का मतलब हो गया। वेब 2 क्या होता है और वेब 1 क्या होता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। वेब 1.0 जब आया था, मतलब इंटरनेट बढ़ आया, तो उस टाइम पे होता क्या था, हम लोग बस इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको हम लोग रीड कर सकते थे, उसको पढ़ सकते थे। अगर वेब 2.0 जब आया, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, हम लोग वेब 2.0 के वर्ल्ड में अभी जी रहे हैं। वहां पे क्या है कि यूट्यूब है, तो वहां पे हम लोग कोई वीडियो देख रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंटरेक्ट मींस हम वहां पे कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, उस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, उसके साथ कमेंट कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, कुछ भी हम अपना एक ओपिनियन वहां पे, छोटा सा ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे है एक रीड राइट हो गया वेब 2.0 में। अब सेम अगर वेब 3.0 का आइटरेशन देखें तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल था वहां पर, कोई भी डेटा हम लोग किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे, वो डेटा हम लोग का अपना ओन है। फेसबुक पे आप कोई भी डेटा शेयर करते हो, क्या है, फेसबुक की अथॉरिटी है, सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, उसके पास आपका सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इन केस कुछ होता है तो गवर्नमेंट अगर फेसबुक से मांगेगी ये डेटा मुझे चाहिए इस बंदे का, तो फेसबुक मना नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट को, राइट। लेकिन अगर वेब 3.0 में अगर कोई भी आपके पास एप्लीकेशंस है या कोई भी आपका डेटा है, तो वहां पे कोई आपका अपना पर्सनल डेटा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपका वॉलेट एड्रेस अवेलेबल होता है या कोई एक आईडी अवेलेबल होती है, दैट्स इट। तो ये वेब 3.0 का मतलब है। अब वेब 3 का भी मतलब हम लोगों ने समझ लिया कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन क्या होता है। इसके अलावा वेब 3 बेनिफिट्स क्या है, जो क्रिप्टो के बेनिफिट्स है या ब्लॉकचेन का बेनिफिट्स है, मेजॉरिटी ऑफ बेनिफिट्स वेब 3 के भी सेम है। बाकी आप और चाहो तो पढ़ सकते हो। हम लोग थोड़ा सा ये भी देख ले सकते हैं, सीबीडीसी क्या होता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल रूपी। बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा ई रूपी। ई रूपी जो है वो पेग्ड विद रियल रूपी है, जो इंडिया का आईएनआर करेंसी रूपी है, उसके थ्रू ये पेग्ड है।
मतलब एक ई रूपी बराबर 1 इंडियन रुपीज होता है। अगर हम लोग बात करें तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बिल्ट है। सेटलमेंट जो बैंक में होता है, यहाँ पर अगर एक 1 ई रूपी हम किसी को ट्रांसफर करते हैं या ई रूपी ट्रांसफर करते हैं तो इंस्टेंट ट्रांसफर होता है और डायरेक्टली ये आरबीआई के थ्रू होता है। इसमें कोई भी बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें यूपीआई में या नॉर्मल पेमेंट भेजते हैं तो उसमें डायरेक्ट बैंक टू बैंक इन्वॉल्व होता है, जिसमें बैंक मीडिएटर है जो कि टाइम लेता है अप टू 24 आवर्स टू 7 डेज सेटलमेंट में लेता है। हम लोग के पास इंस्टेंट जरूर पहुंच जाता है लेकिन सेटलमेंट में टाइम लगती है, लेकिन ये ई रूपी में कोई भी टाइम नहीं लगता है। इसके अलावा अगर ई रूपी है तो ई रूपी में कोई भी कॉस्ट नहीं आ रहा है फिजिकल रूपी प्रिंट करने का, ना ही पेपर कॉस्ट आ रहा है। तो बेसिकली ये ज्यादा सिक्योर भी हो गया, चीपर भी हो गया, इफिशियंट भी हो गया। अभी बेसिकली ई रूपी इंडिया में पायलट मोड में चल रहा था, बट 2-3 डेज पहले एक न्यूज आया था कि प्रोबेबली इसको गवर्नमेंट स्केल भी करना चाहती है। अगर हम लोग बात करें यहाँ से हम लोग का बेसिक जो क्रिप्टो का एंट्री पॉइंट है, एंट्री बैरियर है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, कैसे हम लोग क्रिप्टो में एंट्री ले सकते हैं, यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि नॉर्मल वेब 2 का जो यूजर्स थे उसके लिए एंट्री लेना मतलब वेब 3 में एक थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा प्रोसेस हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग नॉर्मल सेंट्रलाइज एक्सचेंज तक पहुंचते हैं और केवाईसी करते हैं और ट्रेडिंग करके वापस चले जाते हैं। नॉर्मल डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में वो लोग पहुंच ही नहीं पाते। तो इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा क्यों है। सबसे पहले अगर मान ले कोई एक यूजर है, उसने सेंट्रलाइज एक्सचेंज का आप मतलब समझो क्रिप्टो का एक्सचेंज। क्रिप्टो का एक्सचेंज जैसे कि अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा वजीरेक्स, कॉइनडीसीएक्स, बाइनेंस, ये सब सेंट्रलाइज एक्सचेंज है जहां पे कोई भी टोकन अवेलेबल होते हैं, कॉइन्स अवेलेबल होते हैं, हम लोग उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो इसको हम लोग सेंट्रलाइज एक्सचेंज बोलते हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंज इसलिए बोलते हैं, सेंट्रलाइज वर्ड आ गया, दैट मींस वहां पे हम लोग केवाईसी करते हैं, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर करते हैं। उसके बाद हम लोगों का अकाउंट क्रिएट होता है। अब अकाउंट क्रिएट होता है तो हम लोग वहां पे फंड करते हैं। फंड मतलब टॉपअप करने के लिए पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन करना पड़ता है। कभी कभी इंडियन सेंट्रलाइज एक्सचेंज है तो वहां पे डायरेक्ट यूपीआई या डिफरेंट पेमेंट मेथड होते हैं कि हम लोग डायरेक्ट फंड कर सकते हैं। बट नॉर्मल अगर ग्लोबल सेंट्रलाइज एक्सचेंज है वहां पर सेंट्रलाइज एक्सचेंज में डायरेक्ट यूपीआई वगैरह पेमेंट अवेलेबल नहीं होता है। वहां पे नॉर्मल इंडियन बंदे होते हैं जो कि क्रिप्टो बेच रहे होते हैं। क्रिप्टो मींस यूएसडीटी, डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स बेच रहे होते हैं। उसको आपको पहले बाय करना होता है, पीयर टू पीयर मतलब पर्सन से बाय करना होता है। और ऑब्वियस सी बात है सेंट्रलाइज एक्सचेंज है तो वहां पे जो भी प्लेटफॉर्म है उसकी अथॉरिटी होती है कि उस पर्सन का वेरीफाई कर लो। स्टिल यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको समझदारी से टॉपअप करना होता है, तो वो सारी चीजें हम लोग बाद में कवर करेंगे। बट हाँ, पीयर टू पीयर आप फंडिंग कर सकते हो, मतलब अपने टॉपअप कर सकते हो वॉलेट अपना। आपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज को टॉपअप कर लिया, उसके बाद जो भी आपको टोकन बाय करने थे या डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स या टोकन बाय करने थे, आपने वो भी बाय कर लेंगे। यहाँ से एक्सचेंज हो गया। अब एक्सचेंज होने के बाद लेट सपोज आपको कोई भी डिफाई में मतलब डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में आपको कुछ भी काम करना था। लेट सपोज आपको मैटिक कॉइन पे कोई एक न्यू एनएफटी मिंट करनी है या कुछ भी मिंट करना है या कुछ भी करना है, लेट्स एक्स वाई जेड कुछ भी। तो वहां पे सबसे पहले आपको क्या काम पड़ेगा? सबसे पहले आपको वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा। अब लोग वॉलेट जब क्रिएट करने की बात आती है तो यहाँ पे एक हर्डल हो जाता है। यहाँ पे एक न्यू एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ता है या न्यू वेब एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ता है क्रोम में। तो इसलिए एक हर्डल आ गया। जैसे कि इतना तक तो ठीक है क्योंकि ऑलरेडी सारे जितने भी यूजर्स हैं जनरली नॉर्मल शेयर मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो सेम प्रोसेस होता है वहां पर भी। खाली पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन एक एक्स्ट्रा प्रोसेस था, बट स्टिल लोग मैनेज कर लेते हैं। बट यहाँ से सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है कि लोग को वॉलेट न्यू क्रिएट कैसे करने, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन होते हैं, वो उनको समझना काफी मुश्किल होता है। तो वॉलेट क्रिएट करने के बाद, डाउनलोड करने के बाद, क्रिएट करने के बाद, उसमें जो भी कॉइन या टोकन फंड करने के बाद अगर उनको किसी और टोकन में करना है तो किस प्लेटफॉर्म पे स्वैप करें, किस प्लेटफॉर्म पे एक्सचेंज करें, ये सारी चीजें समझने में बहुत दिक्कत होती है। अगर लेट सपोज उन्होंने स्वैप कर भी लिया, अब वापस उनको अगर आईएनआर में कन्वर्ट करना है तो उसको फिर से केवाईसी प्लेटफॉर्म जो था, सेंट्रलाइज एक्सचेंज था, उस पे उसको वापस ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से P2P करना पड़ेगा। तो ये काफी एक लेंदी प्रोसेस लगता है। स्टार्ट में डेफिनेटली जो न्यू यूजर है उनके लिए काफी समझना काफी मुश्किल होता है, बट आप धीरे धीरे एक दो बार अगर इस चीज को खुद से करोगे तो बहुत ही इजी है इसको समझना, बिकॉज आप ऑलरेडी इंटरनेट वर्ल्ड में हो, ऑलरेडी आपको सारी चीजें प्लेटफॉर्म यूज करना आता है। अगर हम लोग बात करें वेब 2 से वेब 3 ट्रांजिशन में, तो पोटेंशियल ऑफ मास एडॉप्शन का अभी कुछ भी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ये इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ क्योंकि टोटल पॉपुलेशन 8.1 बिलियन है और इंटरनेट यूजर 68% है। अगर मैं बात करूं क्रिप्टो या फिर वेब 3 यूजर्स का हम लोग बात करें तो ओनली 4.5 यूजर्स ऐसे हैं जो कि क्रिप्टो में या वेब 3 यूजर्स के एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये नंबर काफी कम है। इवन अगर मैं बात करूं इन्वेस्टिंग का, जो कि ओवरऑल वर्ल्ड का मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे लोग शेयर मार्केट में या किसी तरह से इन्वेस्ट करते हैं किसी भी चीज में, तो वो पॉपुलेशन 25% है। उसके कंपेयर में भी अगर मैं देखूं तो ये काफी कम नंबर है।
तो पोटेंशियल या मास एडॉप्शन के लिए अभी काफी टाइम है इन सारी चीजों के लिए। मैं क्रिप्टो का ही सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बात वेब3 का भी हो रहा है, क्योंकि वेब3 अगर आप वेब3 मतलब नॉर्मल एक सोशल एप्लीकेशन है जिसमें कि आप नॉर्मल मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कुछ भी नहीं डाल रहे, बट वहां पर आपको जब भी वेब3 आप यूज करोगे, वो यूज करने के लिए आपको वॉलेट तो क्रिएट करना ही पड़ेगा ना, वो सारी चीजों को तो समझना ही पड़ेगा। तो वो भी अभी हार्डली 4.5% यूजर है क्रिप्टो और वेब3 को मिला के। तो वेब3 के लिए तो काफी पोटेंशियल है। अगर मैं बात कर दूं कि आपको क्रिप्टो में इंटरेस्ट नहीं है, आप क्रिप्टो करना ही नहीं चाहते हो, और मेजोरिटी ऑफ पीपल इसको गैम्बल समझती है, बट वो भी हम आगे समझेंगे कि गैम्बल क्यों है, गैम्बल क्यों नहीं है, इन सारी बातों को हम लोग धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं कि सबसे सम बेसिक टर्म्स क्या है। कोई भी ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन मींस जैसे कि मैंने बताया था बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन है जिसपे डिफरेंट डिफरेंट हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं और जिसके प्लेटफॉर्म पे कोई न्यू टोकन्स बिल्ड हो सकता है। तो कोई भी ब्लॉकचेन है उसको हम लोग कॉइन बोलते हैं। जैसे कि इथेरियम एक ब्लॉकचेन, डिफरेंट डिफरेंट टोकन इस पे बिल्ड हो सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म इस पे बिल्ड हो सकते हैं। तो इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, कार्डेनो हो गया, बाइनेंस ब्लॉकचेन हो गया, चेनलिंक हो गया, पोल्काडॉट हो गया। तो ये सारी जो भी मैंने नाम लिया ये कॉइन्स है। इसके अलावा टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स होते हैं जो इसके प्लेटफॉर्म पे बिल्ड है। जैसे कि यूनिस्वैप का यूनी टोकन है, वो इथेरियम ब्लॉकचेन पे बिल्ड है। तो हम लोग यूनिस्वैप के जो टोकन होंगे उसको हम लोग टोकन बोलेंगे, बिटकॉइन को हम लोग बोलेंगे कॉइन, कार्डेनो है, इथेरियम है, इन लोग को हम लोग कॉइन बोलेंगे। तो ये बेसिक मीनिंग हो गया कॉइन और टोकन में डिफरेंस हो गया। इसके अलावा बिटकॉइन के अलावा कोई भी कॉइन्स या टोकन्स है उसको हम लोग अल्ट कॉइन्स बोलेंगे, राइट। ये सारी चीजें समझना काफी जरूरी हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि एनएफटी क्या होता है और क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का ऑब्वियसली मतलब है कि कोई भी डिजिटल करेंसी है और डिजिटल क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कॉइन या टोकन है उसको हम लोग क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। और एनएफटी का मतलब हो गया नॉन फंजिबल टोकन और क्रिप्टो का मतलब हो गया फंजिबल टोकन। तो नॉन फंजिबल टोकन और फंजिबल टोकन में क्या डिफरेंस है? बेसिकली इसका बेसिक डिफरेंस क्या है कि नॉन फंजिबल टोकन जो है वो फ्रैक्शन में पार्ट नहीं हो सकता है, लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी है या क्रिप्टो है वो फंजिबल होता है, वो फ्रैक्शन में पार्ट हो सकता है। जैसे कि 1 बिटकॉइन, किसी बंदे को हम लोग को शेयर करना है तो हम लोग 0.1 बिटकॉइन शेयर कर सकते हैं, 0.2 बिटकॉइन शेयर कर सकते हैं, हाफ बिटकॉइन शेयर कर सकते हैं, 1/4 बिटकॉइन शेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली कोई भी जो कॉइन या टोकन होता है वो फ्रैक्शन में डिवाइड हो सकता है। एनएफटी जो है वो फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं हो सकता है। तो ये फंजिबल टोकन और नॉन फंजिबल टोकन में ये बेसिक डिफरेंस होगा। इसके बाद एनएफटी के और भी फीचर्स हैं। लेट सपोज किसी बंदे के पास 1 बिटकॉइन है और दूसरे बंदे के पास 1 बिटकॉइन है, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, दोनों सेम है। लेकिन मेरे पास एक एनएफटी है और आपके पास एक एनएफटी है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों एनएफटी सेम हो, वो डिफरेंट भी हो सकती है। उस पर जो प्रिंट है या जो भी उसका वैल्यू है जो किसी प्रोजेक्ट के थ्रू मिला है, हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट इशू की हो या डिफरेंट सेम प्रोजेक्ट उसको इशू की है लेकिन उसका वैल्यू अलग है, उसका रेयरिटी अलग है। तो ये सारी चीजें एनएफटी में होती है। उसके बाद एक सोल बॉन्ड टोकन होते हैं, एसबीटी। एसबीटी बेसिकली होता तो एनएफटी ही है, लेकिन जैसे कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी है, आपके वॉलेट में एक क्रिप्टो करेंसी है, ये कोई बिटकॉइन या कोई भी टोकन है, तो आप उस दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर सकते हो, राइट। सेम वे में एनएफटी भी होता है कि आपके पास कोई एनएफटी है तो दूसरे को आप ट्रांसफर कर सकते हो, सेंड कर सकते हो या सेल कर सकते हो, जैसे भी है। लेकिन सोल बॉन्ड टोकन क्या होता है? वो नॉन ट्रांसफरेबल होता है। अगर एक बार आपके वॉलेट के साथ एसोसिएट हो गया तो हमेशा के लिए वो आपका एनएफटी हो गया, वो किसी और को आप शेयर कर ही नहीं सकते। अब इसका एक बहुत बड़ा यूज केस अपने आप में हो जाता है। जैसे कि सर्टिफिकेशन कोर्सेज आप बाय करते हो तो वो ब्लॉकचेन पे अवेलेबल हो सकता है, जो काफी आपके लिए इजी होगा। अगर वो ब्लॉकचेन पे अवेलेबल है तो कभी भी आपको फटने का या उसको अल्टर होने का आपको टेंशन नहीं होगा, हमेशा के लिए वो आपका हो गया। वो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को शो करेगा। अगर आपके पास कोई अचीवमेंट है तो वो हो सकता है कि एज अ सोलबॉन्ड टोकन आपको मिल जाए अचीवमेंट एज एन रिवार्ड में, एनएफटी के रूप में। तो ये सारी चीजें में कि एसबीटी है काफी यूज हो सकता है। सेम एनएफटी के भी बहुत सारे यूज केसेस हैं, ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड यूज हो रहे हैं, अडॉप्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है इन चीजों का। मैं क्रिप्टो का बात नहीं कर रहा हूँ। जब एडॉप्शन का बात होता है, मास यूज कब हो सकता है? मास यूज तभी हो सकता है जब उसमें मनी पहले इन्वॉल्व नहीं हो, पहले कोई मोटो यूज हो। मोटो मीन्स किसी का जो बेसिक नीड है या बेसिक सिक्योरिटी है, इन टर्म्स ऑफ इनहांसमेंट कुछ है, तो तब यूज हो रहा है, तो मास एडिक्शन होता है। बाकी क्रिप्टो और मनी कमाने के चक्कर में या कुछ और के मॉनेटरी वैल्यू के चक्कर में अगर किसी का एडिक्शन हो रहा है, वो डिफरेंट एडिक्शन है। लेकिन हम ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी है वो काफी वे में यूज हो सकता है, उसका एक बहुत बड़ा यूटिलिटी है। तो बेसिक इसमें यही समझाया हुआ है कि एक क्वाइन होता है, एक टोकन होता है, और एक एनएफटी जरूरी नहीं कि एक एनएफटी सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है। और एनएफटी क्या है? एक बारकोड आइडेंटिफायर की तरह होता है। जैसे कि एक प्रोडक्ट पे हम लोग मॉल में शॉपिंग करते हैं तो हर प्रोडक्ट पे एक डिफरेंट यूनिक बारकोड जनरेट होता है, राइट। तो सेम वे में एनएफटी में डिफरेंट डिफरेंट यूनिक प्रिंट बने हुए होते हैं, यूनिक डिटेल्स होते हैं, वो एनएफटी में बिल्ड होता है।
अब हम लोग सबसे बेसिक चीजें समझ लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। अगर लेट सपोज कोई एक न्यू बंदा है जिसको कुछ भी क्रिप्टो के बारे में नहीं पता है, तो क्रिप्टो स्टार्ट कैसे करेगा? जैसे कि हम लोगों ने पहले बताया, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास सेंट्रलाइज एक्सचेंज होना चाहिए, जहां पे आप नॉर्मल केवाईसी करके या किसी भी तरीके से उसमें आप फंड करोगे। फंड मतलब आप उसमें टॉपअप करोगे और यूएसडीटी या फिर कोई भी कॉइन्स लोगे और उस कॉइन को आप कन्वर्ट करके धीरे धीरे आपको जहां पे भी रिक्वायरमेंट है वहां पे आप उसको सेंड कर सकते हो, उसको डिफरेंट डिफरेंट करेंसी में या डिफरेंट डिफरेंट क्रिप्टो में, टोकन में, कॉइन में चेंज कर सकते हो। तो बेसिकली सेंट्रलाइज एक्सचेंज होना एक बहुत मस्ट है। इसके बिना एंट्री लेना काफी मुश्किल है। हाँ, अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो डायरेक्ट आप नॉन कस्टोडियल वॉलेट बना लो और कोई फ्रेंड है जिसके पास क्रिप्टो है तो डायरेक्ट आपके वॉलेट में भेज देगा। वो एक आप बोल सकते हो कि सेकेंडरी पार्ट हो गया, लेकिन सेंट्रलाइज एक्सचेंज नॉर्मल यूजर के लिए होना जरूरी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं नॉन कस्टोडियल वॉलेट होते क्या है, नॉन कस्टोडियल वॉलेट होता क्या है कि बेसिकली उसमें सबसे फेमस है मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, केपलर, फैंटम, कॉइन98, बहुत सारे वॉलेट्स हैं। अगर मैं बात करूं मेटामास्क, जिसमें कि इथेरियम से जितने भी रिलेटेड ब्लॉकचेन्स हैं, जैसे कि इथेरियम पे बना हुआ है एवेक्स ब्लॉकचेन, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन, वो इथेरियम पे टेक्नोलॉजी करके अपना ब्लॉकचेन बनाया हुआ है। तो जितने भी ईवीएम है वो बेसिकली मेटामास्क के थ्रू यूज होता है। तो मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट मैक्सिमम यूज होते हैं वॉलेट्स में। बाकी डिफरेंट डिफरेंट वॉलेट भी अब काफी यूज केस उनका बढ़ गया है। अगर मैं बात करूं नॉन कस्टोडियल वॉलेट होता क्या है, उसमें सबसे पहले आप जब वॉलेट क्रिएट करते हो तो सबसे पहले आपको 12 वर्ड का या 24 वर्ड का एक फ्रेज मिलता है। उसमें एबीसी या कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं और 24 वर्ड्स का या 12 वर्ड्स का वर्ड होता है जिसको आपको सिक्योर करके कहीं पे स्टोर करना होता है। सिक्योर इसलिए करना होता है, अगर वो वॉलेट वो जो भी डेटा है आपका फ्रेज वो किसी और के हाथ में लग गया तो वो लॉग इन करके उस वॉलेट से जितना भी फंड है उसमें वो निकाल सकता है। तो बेसिकली आप ऐसा समझो कि वो आपका एक सिक्योरिटी है। वो सिक्योरिटी और जो भी फ्रेज है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है, वो आपका पर्सनल एसेट हो गया। उसको आप एज अ सिक्योरिटी समझ के कहीं पे स्टोर करोगे ऐसे प्लेसेस में जहां से ना ही वो लीक हो सकता है ना ही किसी के और के पास जा सकता है। तो उसको स्टोर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप न्यू यूजर हो तो डेफिनेटली आप ज्यादा से ज्यादा पैसा इसमें क्रिप्टो में नहीं डालो। आप वही छोटा सा अमाउंट डाल सकते हो। लेट सपोज आपके पास 1000 रुपए है तो डेफिनेटली आप 1% क्रिप्टो में डालो। 1% मीन 10 रुपए का आपको कोई वैल्यू नहीं होगा, वही पैसे क्रिप्टो में डालो। बिकॉज क्रिप्टो में हाई वोलेटिलिटी है, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। आपको बहुत सारी चीजें करके समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो में कौन सा कॉइन बाय करे, कौन सा टोकन बाय करे, क्या आपको वैल्यू लग रहा है, आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। तो ये सब चीजें को आपको समझना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा। किसी के बोलने पे आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना। लेकिन अगर मैं बात करूं आप बिल्कुल फ्री हो, आप नॉर्मल स्टूडेंट हो या क्रिप्टो में पैसे डालना ही नहीं चाहते, तो उसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज जहां से आप फ्री मनी कमा सकते हो। और फ्री मनी कमाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्यूटर। ट्यूटर का आपके पास मल्टीपल आईडीज होने चाहिए और मल्टीपल आईडीज होने के साथ साथ जितना ट्यूटर अकाउंट आपका पुराना होगा और साथ ही साथ जितने ज्यादा फॉलोअर्स होंगे, तो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट आप रखो कि 50 फॉलोअर्स आपके ट्यूटर पे होने चाहिए, एटलीस्ट 20 तो होना ही चाहिए। उसके अलावा आपके पास डिस्कॉर्ड अकाउंट होना चाहिए, आपके पास टेलीग्राम अकाउंट होना चाहिए। ये सारी चीजें कैसे यूज होगा वो हम लोग आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ट्विटर अकाउंट बना लो, डिस्कॉर्ड अकाउंट बना लो, टेलीग्राम बना लो, ये सब मल्टीपल आईडीज बना के रख लो आप, क्योंकि बाद में आगे यूज होने वाला है। क्योंकि डेफिनेटली स्टार्ट में आपको फ्री मनी चाहिए और फ्री मनी के लिए डेफिनेटली ये सारी चीजें मैक्सिमम केसेस में ये सारी चीजें यूज होती है। अब मैं बात करूं कि लोग क्रिप्टो में पैसे कमाते कैसे हैं। क्रिप्टो में पैसे कमाने का वही बेसिक थिंग है, सबसे पहले इन्वेस्ट करना। लेट सपोज आपने आज इन्वेस्ट किया और 5 साल तक, 2 साल तक, 1 साल से ज्यादा कुछ भी आपने छोड़ दिया और उसमें प्रॉफिट हुआ, आप प्रॉफिट बुक कर लिए। और सेम चीज लॉस भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने क्या इन्वेस्ट करा है, कौन से कॉइन में लगाया है, किन से टोकन में लगाया, फंडामेंटली वो कैसा था। इन सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए आगे वाले वीडियो में हम एक लेक्चर लेंगे कहां से आप इन सारी चीजों को समझ सकते हो। टोकन का टोटल सप्लाई क्या होता है, मार्केट कैप कैसे डिसाइड होता है, कोई भी उसमें सप्लाई वेस्टिंग कब आ रहा है, कब अनलॉक होने वाला है, इन सारी चीजों को, फंडामेंटली उसका कंपटीटर कौन है, तो ये सारी चीजें कहां से आप देख सकते हो। कोई तो टूल होगा, कहां से आपको देखना है, कहां से इन सारी चीजों को समझना है, ये डेटा आएगा कहां से, वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे। तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग बेसिकली एक ही पार्ट है। ट्रेडिंग हम तब बोलते हैं जब 1 ईयर से कम टाइम में हम लोग छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, लाइक 1 मंथ, 1 वीक, 2 मंथ के लिए कोई टोकन बाय करा और सेल कर दिया, प्रॉफिट है या लॉस है, उसको हम लोग ट्रेडिंग बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट, जहां से मतलब मैक्सिमम यूजर का आप बोल सकते हो कि बेसिक अर्निंग होती है, जब वो फ्री स्टार्ट करता है। क्योंकि कोई भी स्टार्ट में जिसके पास, ऑब्वियस सी बात है, अगर वो कॉलेज वाला स्टूडेंट है या कोई और भी है बंदा, तो वो उसके पास तो पैसे होते ही नहीं है, तो स्टार्ट कैसे करेगा। वो फ्री मनी ढूंढता है। एयर ड्रॉप जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो। एयर ड्रॉप होता क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके सोर्सेस के साथ आपको इंटरेक्ट करना होता है, उनके प्लेटफॉर्म पे आपको ऑन चेन एक्टिविटीज करने होते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट वे में हेल्प करना होता है उस प्रोजेक्ट के साथ।
जैसे जितना ज्यादा आप इंटरेक्ट करोगे, जितना ज्यादा उन प्रोजेक्ट को हेल्प करोगे या किसी वे में आप इंटरेक्ट करोगे, आपका एयर ड्रॉप या फ्री मनी मिलने का चांस आपका बढ़ता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि किस प्रोजेक्ट को एयर ड्रॉप फार्मिंग करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब जैसे कि कोई एक छोटा प्रोजेक्ट है, कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो डेफिनेटली बड़े प्रोजेक्ट में अगर आप ज्यादा टाइम दोगे तो वहां पे आपकी अर्निंग की चांस पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग आने वाले डिस्कस में वन बाय वन करके समझेंगे। ये 3 मेजर पोर्शन है, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग और एयर ड्रॉप क्रिप्टो में पैसे कमाने के लिए। इसके अलावा लैंडिंग है, अगर आपके पास कोई क्रिप्टो कॉइन्स या टोकन्स पड़े हुए हैं उसको आप लेंड करके पैसे कमा सकते हो यील्ड फार्मिंग के थ्रू। उसके अलावा अगर आप डेवलपर हो तो बग बाउंटीज कर सकते हो, नोड रन कर सकते हो, वैलिडेटर नोड रन कर सकते हो। इसके अलावा P2E एक होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट गेम्स खेल के अर्निंग भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें अर्निंग करने के लिए मेजर क्रिप्टो सोर्सेज हैं जहां से लोग पैसे कमाते हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने बहुत बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि हाउ टू फंड क्रिप्टो, बेसिकली कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आपको फंड करना पड़ेगा। उसके अलावा उसके वहां से आप जो भी फंड आया सेंट्रलाइज एक्सचेंज में, वहां से आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, क्रिप्टो को लोग गैम्बलिंग समझते हैं। तो बेसिकली जैसे कि मैंने बात किया, क्रिप्टो गैम्बलिंग है, डेफिनेटली है। अगर आप डायरेक्ट बिना सोचे समझे किसी भी कॉइन्स या टोकन में पैसे डाल रहे हो बिना रिसर्च के, तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि ये गैम्बलिंग है, क्योंकि यहाँ पे हाई वोलेटिलिटी है। आज मान लीजिए बिटकॉइन 70,000 है, तो बिटकॉइन जैसे जिसका फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग है, जो एक फर्स्ट बिटकॉइन था जब 2009 में रेज हुआ था, तब भी वो हाई वोलेटिलिटी था और स्टिल अभी भी वोलेटिलिटी है इतना एडॉप्शन होने के बाद। क्योंकि यहाँ पे रेगुलेशन जहां पे नहीं होता है वहां पे स्टार्ट में दिक्कत आती है। तो वो आपको समझना है कि आप कितना पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो या किसी भी चीजों को ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं, आप एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हो, तो वहां पे ऑटोमेटिक रिस्क काफी कम जाता है कंपेयर टू नॉर्मल इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। तो ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा। कोई भी चीज आप डायरेक्ट एक्शन मत लो, आपको स्टार्ट में स्लो जाना पड़ेगा। आप धीरे धीरे चीजों को समझो पहले कि आप जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, कैसे पैसे लोग कमा रहे हैं। इन सारी चीजों को बेसिकली आपको समझना पड़ेगा, तब आप उस चीज को आगे इंप्लीमेंट कर सकते हो। और धीरे 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 जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप पैसे कमा सकते हो। अगर मैं बात करूं लीगल, तो लीगल जैसे कि मैंने बताया कि इंडियन गवर्नमेंट अभी न्यूट्रल है क्रिप्टो को लेकर। ना ही ये क्रिप्टो लीगल है ना ही इलीगल है, ये बेसिकली आप बोल सकते हो कि न्यूट्रल है गवर्नमेंट। और क्रिप्टो पे जो भी टैक्सेस है वो 30% टैक्स है। आप कुछ भी अर्निंग हो रहा है, 1 रुपया भी अर्निंग हो रहा है, 1 लाख रुपया भी अर्निंग हो रहा है, तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में यही सिमिलर टैक्सेस है, बीइंग ऑनेस्ट। बट एडिशनली क्रिप्टो में यहाँ पे इंडिया में क्या है कि कोई भी ऑफसेट नहीं है। अगर आपको कोई लॉस होता है और आपको 1 लाख रुपया अर्निंग होता है और कहीं पे 50,000 रुपए का लॉस है, तो 50,000 रुपया पे आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। आपको टैक्स जो है वो 1 लाख रुपीज पे ही लगेगा। तो ये एक मेजर इशू है अभी करंटली क्रिप्टो टैक्सेस में। और स्टार्ट में अगर आप इंडियन सेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज करते हैं या फिर जो भी इंडियन कंप्लायंट को यूज कर रही है सेंट्रलाइज एक्सचेंज, अगर वो यूज करते हैं तो वहां पे सोर्स पे 1% टीडीएस डिडक्ट होगा और कोई भी स्लैब वाइज टैक्स नहीं। अगर आप 5 लाख के ऊपर आते हैं तभी आपको टैक्स भरना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको कुछ भी अर्निंग हो रहा है तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इवन 10 रुपए भी आप कमा रहे हो तो उसमें आपको 3 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। ये सारी चीजें है बेसिकली। तो अभी और डेफिनेटली थोड़ा सा इशू है टैक्स को लेके, जो कि काफी धीरे धीरे हो सकता है कि इंप्रूवमेंट हो, who knows। बट अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आपका अर्निंग 1 लाख रुपया होता है, ठीक है, अगर आपको 30,000 रुपया गवर्नमेंट को देना भी पड़े, तो आपका यहाँ पे 17,000 रुपया का बीन हो रहा है, राइट। तो डेफिनेटली आपको अभी टैक्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जब आप पैसे कमाओगे तब उस टाइम पे सोचना कि हम लोग कैसे टैक्स को कम कर सकते हैं, लाइक डिफरेंट डिफरेंट रूल्स है, क्या कर सकते हैं। उन सारी चीजों को आप समझने की कोशिश करना, टैक्स को अच्छे वे में। हो सकता है कि आप किसी जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उन लोगों से आपको डिस्कस करना पड़ेगा। तो वो बात की बात है, जब आप पैसे कमाने लगोगे तब की बात है। अभी ये सारी चीजें सोच के कोई भी बेनिफिट्स नहीं। पहले पैसे तो कमाना स्टार्ट करो, तब सोचा जाएगा। तो और ऑब्वियस सी बात है, मैंने बोला इसमें रिस्क और रिवार्ड रेशियो हाई है, तो डेफिनेटली इन सारी चीजों को समझने का कोशिश करें। और अब सबसे इंपॉर्टेंट कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेब 2 से वेब 3 में आना सबसे बड़ा हर्डल है। डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ब्लॉकचेन है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, उसको समझना स्टार्ट में हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट हो। लेकिन अगर आप क्रिप्टो में या सारी चीजों को समझने में 2-3 दिन या 4 दिन 5 दिन थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगे, पैनिक होगा स्टार्ट में कि ये सारी चीजें कैसे हो रही है, समझ में नहीं आएंगी। लेकिन जब आप करना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, तो स्टार्ट में जब भी करें तो या तो छोटे अमाउंट से करें या बिल्कुल कोई भी अमाउंट इन्वॉल्व ना करें। स्टार्ट में बिल्कुल टेस्टनेट करें या फ्री वाला चीजें को स्टार्ट करें, तो हो सकता है आपको इसमें सारी चीजें मिनिमाइज हो जाएगी, धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी कि कैसे क्रिप्टो काम करता है, कैसे ब्लॉकचेन काम करता है, कैसे न्यू प्रोजेक्ट आती है। तो ये सारी चीजें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे समझ में आएगा। आप स्टार्ट में डायरेक्ट मत पूछो कि हमको स्टार्ट में पैसे कमाने हैं, क्योंकि आप एक दिन में करोड़पति या अमीर नहीं बन सकते हो। सकता है कि आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि आज पैसे लगाया, कल उसने करोड़पति बन गया। ऐसा नहीं होता है, किसी भी चीज में ऐसा नहीं होता है। और डेफिनेटली आज के टाइम में तो क्रिप्टो में भी नहीं हो सकता है।
ठीक है। हाँ, अगर मैं बात करूँ किसी को बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है, वो हो सकता है कि पैसा कमा ले। बहुत सारी चीजें ऐसे क्रिप्टो में होती है, डेफिनेटली होती है, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। उस सारी चीजों को एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज हो जाएगा तो आप भी कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आप पे। तो अभी आप परेशान मत हो, आप 2-3 घंटे डेली का टाइम दो, या वीक में भी 4-5 घंटे टाइम देते हो, तो इजी से आप सारी चीजें को समझ सकते हो, कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन ETF का। यूएस का जो एसीसी है, उसने अभी रिसेंटली बिटकॉइन ETF को अप्रूव कर दिया। ये मास एडॉप्शन के लिए बहुत आप बोल सकते हो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिससे कि मास एडॉप्शन बढ़ेगा। मास एडॉप्शन क्यों बढ़ेगा? अगर आपके पास अभी नॉर्मल डेबिट अकाउंट है, नॉर्मल डेबिट अकाउंट में ही आप नॉर्मल ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दो बिटकॉइन को, तो डेफिनेटली एक जो स्टेप था, बैरियर था नॉर्मल वेब 2 से वेब 3 में आने में, कि नॉर्मल सेंट्रलाइजेशन पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर वहां से आपको फंड ट्रांसफर करने पड़ेंगे, ये सब करने का जरूरत ही नहीं। जहां पे आप ऑलरेडी आपके पास फंड है, वहीं पे आप बिटकॉइन को या डिफरेंट कॉइन या टोकन को आप एक्सचेंज करने लगो, तो एक स्टेप घट गया ना। यहाँ पे एडॉप्शन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो सेम चीज बिटकॉइन ETF यूएस में अभी जो है नॉर्मल भी लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं इसका। बिटकॉइन अप्रूव हो गया, और मोर प्रोबेबली इथेरियम का ETF भी हो सकता है आने वाले टाइम में। हम लोग न्यूज सुन सकते हैं कि ये अप्रूव हो गया है, अभी हुआ नहीं। इसके अलावा जो सबसे टॉप प्लेयर्स हैं, ब्लैक रॉक है, ग्रे स्केल है, ARK 21 शेयर है, फिडिलिटी है, हो सकता है इन सब में से किसी का आपने नाम भी सुना होगा। अगर मैं बात करूं गोल्ड ETF, जो कि 2004 में अप्रूव हुआ था, इस अप्रॉक्स $12,000 का प्राइस था। उसके बाद आज अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्स 70,000 या $65,000 प्राइस चल रहा है गोल्ड का। तो ये यूएस डॉलर में मैं बेसिकली प्राइस बता रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ से जब एडॉप्शन रेट था, वो काफी ज्यादा ग्रो हुआ गोल्ड का रेट। तो सेम वे में आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन का भी जो एडॉप्शन रेट है यहाँ से इंक्रीज होगा। बिटकॉइन हार्विंग ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है बिटकॉइन ब्लॉकचेन के लिए। और ऑब्वियस सी बात है, जब जैसे कि मैंने बताया कि बिटकॉइन किंग हमेशा किंग रहेगा, क्योंकि बिटकॉइन फर्स्ट था, अर्ली मूवर एडवांटेज मिला, और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है। बिटकॉइन के जो हार्विंग एक इवेंट है, वो उसमें होगा क्या, आपने सुना होगा लोग माइनिंग करते हैं, माइनिंग करके बिटकॉइन अर्निंग करते हैं या रिवार्ड कमाते हैं। तो उसमें बहुत हार्डवेयर लगते थे, बहुत ज्यादा एनर्जी का कंजम्पशन होता था, जिसमें कि ब्लॉक्स को सॉल्व करने के बाद कुछ रिवार्ड मिलता था, जो भी वैलिडेटर होते थे। तो वो जो रिवार्ड का साइकिल है, वो साइकिल हर कुछ ब्लॉक्स के बाद, अप्रॉक्स 4 इयर्स आप बोल सकते हो, उसके बाद जो बिटकॉइन माइनिंग का रेट है वो हाफ हो जाता है, रिवार्ड हाफ हो जाता है, जिससे कि टोटल सप्लाई जो है, टोटल सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा और इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। अब इन बातों को समझने के लिए टोटल सप्लाई क्या होता है, तो बेसिकली आप ऐसे समझ लो, जितना भी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो चलता है, वो उनका जो सिस्टम है वो टोकनाइजेशन है, टोकन वे में चलता है। टोकन मतलब उसका एक कोई अमाउंट फिक्स होता है कि उतना टोटल सप्लाई होगा, उसका जितना भी प्राइस है, लेट सपोज किसी भी टोकन का 100 सप्लाई है और उसका प्राइस ₹1 है, तो अभी जो टोटल मार्केट कैप हुआ कितना हुआ, 100 हुआ। अगर एक कॉइन का दाम होता है ₹2, तो उसका प्राइस टोटल जो मार्केट कैप है वो कितना हो गया, 200। तो इस वे में मार्केट कैप और प्राइस काम करता है टोटल टोकनाइजेशन पूरे ब्लॉकचेन में, और जितने भी कॉइन्स और टोकन्स आते हैं। तो इन सारी टोकनाइजेशन एक पूरा चैप्टर हम लोग आगे देखने वाले हैं, आगे वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे अच्छे से कि कहां से इन सारी चीजों को, डेटा को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को समझेंगे, कौन कौन सा टूल्स जनरली लोग यूज करते हैं क्रिप्टो में, वो सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि फर्स्ट हार्विंग जब हुआ था 28 नवंबर 2012 को, तो $12.5 से बिटकॉइन का प्राइस $1170 पहुंच गया, जो कि 93x था। ये जो इंटरवल था अप्रॉक्स 1.5 इयर्स का। जो सेकेंड हार्विंग हुआ 9 जुलाई 2016 को हुआ, ये जो ग्रोथ हुआ 20x रिटर्न हुआ यहाँ से। अब थर्ड हार्विंग हुआ जो पिछले बुल साइकिल में हुआ था, 9,000 के अप्रॉक्स प्राइस था 8500 के, और हुआ $67,000, जो कि 7x हुआ वहां से। अगर मैं बात करूं इस बुल साइकिल, जो कि अभी करंट प्राइस है अप्रॉक्स $68,000 और $70,000 बिटकॉइन का प्राइस है, अगर जो भी हार्विंग के बाद हुआ, अगर सेम चीज अभी भी होता है, 7 डेज बाद हार्विंग हो जाएगा, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन भी उसी जो प्रीवियस साइकिल में जो रिटर्न मिला था या जो प्राइस हुआ था, उसी वे में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मे बी 130 के 140 के पहुंच सकता है। तो ये बेसिकली जितना भी है ये स्पेकुलेशन है, कुछ भी फिक्स नहीं है, बट यस आप बोल सकते हो कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस मैं भी नहीं दे रहा हूँ, जस्ट मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि कैसे कैसे चीजें हुआ है। अब इसके अलावा लोग बोल रहे हैं कि अगर बिटकॉइन, लोग बोल कह रहे हैं, ये फैक्ट है कि जब भी बिटकॉइन हार्विंग होता है, तो वो साइकिल जो चलता है 1 ईयर का या जो भी आप बताओ, वो बुल साइकिल लोग बोलते हैं। बुल साइकिल बेसिकली इसलिए बोलते हैं जैसे कि लोगों को प्रॉफिट होता है। लेट सपोज बिटकॉइन में लोगों को प्रॉफिट हुआ, $5,000 का प्रॉफिट हुआ, तो बेसिकली जो $5,000 प्रॉफिट हुआ, लोग सोचते हैं कि चलो मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से कुछ पोर्शन निकाल करके $1,000 उसको हम दूसरे अल्ट कॉइन में पैसे डालते हैं।
अल्ट कॉइन में पैसे इसलिए डालते हैं उसका मार्केट कैप छोटा होता है। अब जैसे मार्केट कैप छोटा है तो वहां पे रिस्क भी ज्यादा है बट रिवार्ड भी ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा छोटा मार्केट कैप है, थोड़ा सा भी बाय में उसका प्राइस जो मार्केट कैप है वो डबल हो जाएगा, इजी से ट्रिपल हो सकता है। तो बेसिकली लोग इस स्पेकुलेशन में डिफरेंट डिफरेंट अल्ट कॉइन्स में पैसे जाते हैं बिटकॉइन प्राइस के बढ़ता है तो, जिसके कारण डिफरेंट जितने भी अल्ट कॉइन है सारा पूरा मतलब क्रिप्टो का इकोसिस्टम जो है वो प्राइस बूम होता है। तो ये लोगों का मतलब जितने भी प्रीवियस बुल साइकिल है, उसके प्रीवियस बुल साइकिल है, प्रीवियस बुल साइकिल में मैं भी था, तो ये सारी चीजें ऐसे होता है। तो ये हम लोगों ने पूरा फंडामेंटल क्रिप्टो के बारे में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे जो बिटकॉइन मतलब जो भी क्रिप्टो का वॉलेट है वो हम लोग कैसे सेटअप करते हैं, उसके अलावा टोकनाइजेशन सिस्टम क्या होता है, कोई भी कॉइन और उसका सप्लाई वगैरह कैसे देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली ये वीडियो काफी फंडामेंटल था। आई होप सो कि वीडियो आपको फंडामेंटल जितने भी आपके डाउट्स हैं ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लियर किया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, रीट्वीट कमेंट करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ट्विटर पे फॉलो करें, वहां पे कोशिश करें मेरे से बात करने का, मैं ट्राई करूंगा आपको समझाने का सारी चीजें। तो और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।